सोचिए, अगर हम समय को उल्टा घुमाना शुरू कर दें। आज की दुनिया, शहर, पहाड़, समुंदर, धरती, सूरज, सोलर सिस्टम सब धीरे धीरे गायब होने लगे। फिर मिल्की वे गैलेक्सी भी मिट जाए। उसके बाद हजारों, लाखों और करोड़ों गैलेक्सीज एक एक करके अंधेरे में खो जाए और आखिर में पूरा यूनिवर्स ही सिमट कर एक ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां न कोई स्टार हो, न कोई प्लैनेट, न रोशनी, न अंधेरा। सिर्फ एक ऐसी अवस्था जिसे समझना आज भी साइंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम उसी सफर पर चलने वाले हैं। ये सिर्फ बिग बैंग की कहानी नहीं है, ये हर उस चीज की कहानी है जो आज मौजूद है। आप, मैं, धरती, सूरज और आसमान में चमकता हर स्टार, सबकी शुरुआत इसी एक घटना से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, बिग बैंग से पहले क्या था? सच तो ये है कि इस सवाल का पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। कुछ लोग मानते हैं कि बिग बैंग से पहले भी एक यूनिवर्स था जो खत्म हो गया। कुछ कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स अनंत चक्र में बार बार बनता और खत्म होता रहता है। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि बिग बैंग के साथ ही समय की शुरुआत हुई थी। अगर समय ही मौजूद नहीं था तो पहले जैसा शब्द भी अपना मतलब खो देता है। इस बात को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हर चीज का एक पहले और एक बाद सोचता है। लेकिन यूनिवर्स के जन्म के समय शायद ये नियम ही लागू नहीं होते थे। अब जरा सोचिए, आज जो यूनिवर्स हमें दिखाई देता है उसमें लगभग 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज होने का अंदाजा लगाया जाता है। हर गैलेक्सी में करोड़ों या अरबों स्टार्स हैं और उन स्टार्स के आसपास अनगिनत प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इतना विशाल यूनिवर्स कभी एक बेहद छोटी और बेहद गर्म अवस्था में था। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक ऐसी अवस्था में सिमटा हुआ था जिसका साइज समझना लगभग नामुमकिन है। उस समय टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि किसी भी तरह का एटम, लाइट या मैटर अपनी पहचान बना ही नहीं सकता था। फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग बिग बैंग को एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन समझते हैं, लेकिन असल में ये किसी खाली स्पेस के अंदर हुआ ब्लास्ट नहीं था। उसी पल खुद स्पेस का जन्म हुआ, समय की शुरुआत हुई और यूनिवर्स हर दिशा में फैलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि गैलेक्सीज किसी खाली जगह में उड़ रही थी, बल्कि खुद स्पेस ही हर पल फैल रहा था। इसी वजह से आज भी दूर की गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जा रही हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स इतना गर्म था कि हर तरफ सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी थी। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि मैटर अपनी स्थिर पहचान बना ही नहीं पा रहा था। हर पल नए पार्टिकल्स बनते और तुरंत खत्म हो जाते। समय आगे बढ़ता गया। सिर्फ 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में यूनिवर्स का साइज कई गुना बढ़ गया। इस दौरान टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा और जैसे जैसे गर्मी कम हुई वैसे वैसे प्रकृति के वो नियम सामने आने लगे जिन्हें आज हम फिजिक्स के लॉज के नाम से जानते हैं। अब पहली बार यूनिवर्स में स्थिरता आने लगी। एनर्जी धीरे धीरे मैटर में बदलने लगी। छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लगे जो आगे चलकर हर एटम की बुनियाद बनने वाले थे। यही वो पल था जहां से हमारी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी का समंदर नहीं रहा था। अब उसमें वो बुनियादी ईंटें तैयार हो रही थीं जिनसे आगे चलकर स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और आखिर में हम सब बनने वाले थे। लेकिन कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई थी। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स लगातार फैल रहा था। जितना ज्यादा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था उतना ही उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में हालात पहले से काफी बदल चुके थे। अब एनर्जी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उससे सबसे पहले बुनियादी पार्टिकल्स बनने लगे। इन्हीं पार्टिकल्स को हम आज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ये पार्टिकल्स भी एक दूसरे से लगातार टकरा रहे थे। यूनिवर्स अभी भी इतना गर्म था कि कोई भी चीज ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पा रही थी। लेकिन समय के साथ टेम्परेचर और कम होता गया। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद पहली बार कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ने लगे। इसी प्रोसेस से यूनिवर्स के सबसे पहले एलिमेंट्स बने। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बना और उसके बाद हीलियम। बहुत ही कम मात्रा में लिथियम भी बना। उस समय पूरे यूनिवर्स में बस यही एलिमेंट्स मौजूद थे। आज हमारे आसपास जो लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो उस समय मौजूद ही नहीं थे।
उनकी कहानी बहुत बाद में शुरू होने वाली थी। अब यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस तो थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे। हर तरफ इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि इलेक्ट्रॉन्स तुरंत अलग हो जाते थे। इसी वजह से पूरा यूनिवर्स एक चमकता हुआ प्लाज्मा था। रोशनी हर तरफ मौजूद थी, लेकिन वो कहीं दूर तक जा ही नहीं पा रही थी। हर थोड़ी देर में वो किसी न किसी पार्टिकल से टकरा जाती थी। इसीलिए अगर उस समय कोई वहां मौजूद होता तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरा यूनिवर्स एक घने चमकते कोहरे की तरह दिखाई देता। लाखों साल बीत गए। यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता रहा और धीरे धीरे ठंडा भी होता गया। फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद टेम्परेचर इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स पहली बार हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस के साथ जुड़ गए। इसी पल पहले एटम्स का जन्म हुआ। जैसे ही एटम्स बने, रोशनी को पहली बार आजादी मिल गई। अब फोटॉन्स बिना बार बार टकराए सीधे स्फर कर सकते थे। बिग बैंग के बाद निकली वही रोशनी आज भी पूरे यूनिवर्स में स्फर कर रही है। साइंटिस्ट्स इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये एक तरह से यूनिवर्स की सबसे पुरानी तस्वीर है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। अब पहली बार यूनिवर्स में अंधेरा होने लगा। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। रोशनी तो थी, लेकिन नए स्टार्स अभी तक पैदा नहीं हुए थे। पुरानी रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती गई और यूनिवर्स में करोड़ों सालों तक गहरा अंधेरा छाया रहा। साइंटिस्ट्स इस दौर को कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। हर तरफ बस हाइड्रोजन और हीलियम की विशाल गैस फैली हुई थी। न कोई स्टार था, न कोई गैलेक्सी, न कोई प्लैनेट, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। लेकिन इसी अंधेरे के बीच ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े गैस के बादल धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगे। करोड़ों सालों तक ग्रेविटी उन्हें और ज्यादा पास खींचती रही। जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। और फिर यूनिवर्स में पहली बार एक स्टार जन्म लेने वाला था। यही वो पल था जहां से रोशनी की असली कहानी शुरू हुई। पहले स्टार्स के जन्म के साथ ही यूनिवर्स हमेशा के लिए बदलने वाला था। करोड़ों सालों तक ग्रेविटी लगातार अपना काम करती रही। हाइड्रोजन और हीलियम की विशाल गैस धीरे धीरे और ज्यादा घनी होती गई। जैसे जैसे गैस एक जगह जमा होती गई, उसके बीच का प्रेशर और टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया। फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरे यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। गैस के उस विशाल बादल के बिल्कुल बीच में टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया। इतनी ज्यादा गर्मी और प्रेशर के बाद पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई। हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और इसी प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी। इसी पल यूनिवर्स का पहला स्टार पैदा हुआ। करोड़ों सालों के अंधेरे के बाद पहली बार रोशनी ने पूरे यूनिवर्स को चमकाना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे और भी स्टार्स पैदा होने लगे। हर नया स्टार अपनी रोशनी से आसपास के अंधेरे को मिटा रहा था। लेकिन ये आज के सूरज जैसे शांत स्टार्स नहीं थे। यूनिवर्स के पहले स्टार्स बहुत ही विशाल थे। कुछ स्टार्स हमारे सूरज से 100 गुना या उससे भी ज्यादा बड़े थे। इतने बड़े होने की वजह से उन्होंने अपना पूरा फ्यूल बहुत तेजी से खत्म कर दिया। जहां हमारा सूरज लगभग 10 बिलियन साल तक जी सकता है, वहीं यूनिवर्स के पहले कई स्टार्स सिर्फ कुछ मिलियन साल ही जी पाए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन उनकी रोशनी नहीं थी। उनके अंदर चल रही न्यूक्लियर फ्यूजन ने पहली बार कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयरन जैसे नए एलिमेंट्स बनाए। यही वो एलिमेंट्स हैं जिनसे आज हमारी धरती, पहाड़, समुंदर, पेड़ पौधे और हमारा शरीर बना है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का हर एटम कभी न कभी किसी पुराने स्टार के अंदर बना था। जब उन विशाल स्टार्स का फ्यूल खत्म हो गया, तब उनका अंत भी उतना ही शक्तिशाली था जितनी उनकी जिंदगी। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसे आज हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि कुछ पल के लिए एक ही स्टार पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता था। इसी धमाके के दौरान गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम और दूसरे भारी एलिमेंट्स भी बने और पूरे यूनिवर्स में फैल गए। अगर सुपरनोवा कभी ना होते तो न धरती होती, न समुंदर, न हवा और न ही हम।
हर सुपरनोवा के बाद उसके बचे हुए गैस और धूल के बादल फिर से ग्रेविटी के प्रभाव में आने लगे। उन्हीं बादलों से नए स्टार्स पैदा हुए, उनके आसपास नए प्लैनेट्स बने और धीरे धीरे यूनिवर्स पहले से ज्यादा सुंदर और ज्यादा जटिल होता चला गया। करोड़ों स्टार्स मिलकर धीरे धीरे एक दूसरे के आसपास घूमने लगे। ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ बांध लिया। इसी तरह यूनिवर्स में पहली गैलेक्सीज का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक गैलेक्सी थी जिसे आज हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय मिल्की वे भी आज जैसी नहीं थी, वो भी छोटी थी और समय के साथ दूसरी छोटी गैलेक्सीज से टकराकर और बड़ी होती चली गई। यूनिवर्स लगातार बदल रहा था, हर सेकंड स्पेस और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा था। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही थी, नए स्टार्स पैदा हो रहे थे, पुराने स्टार्स खत्म हो रहे थे और उनके बीच से नए प्लैनेट्स जन्म ले रहे थे। इसी अनंत सफर के दौरान लगभग 9 बिलियन साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी के एक आम से कोने में गैस और धूल का एक और बादल धीरे धीरे सिमटना शुरू हुआ और इसी बादल से जन्म लेने वाला था हमारा सूरज। उसके साथ ही शुरू होने वाली थी हमारे सोलर सिस्टम और आखिरकार धरती की कहानी। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक शांत से कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। करोड़ों सालों तक ग्रेविटी ने इस बादल को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ता गया वैसे वैसे उसके बीच का हिस्सा और ज्यादा गर्म होता गया। आखिरकार वो पल आ गया जब उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई। इसी के साथ हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज के पैदा होते ही उसके आसपास बची हुई गैस और धूल एक बड़ी डिस्क की तरह घूमने लगी। करोड़ों सालों तक इस डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे और धीरे धीरे बड़े होते गए। यही टुकड़े आगे चलकर प्लैनेट्स बन गए। इसी प्रक्रिया से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे पत्थरीले प्लैनेट्स बने। थोड़ा दूर जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल गैस जायंट्स का जन्म हुआ और सबसे बाहर यूरेनस और नेपच्यून ने अपनी जगह बना ली। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा नीला प्लैनेट था जो आगे चलकर पूरे यूनिवर्स में हमारी पहचान बनने वाला था। ये थी धरती। शुरुआत में धरती बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज है। हर तरफ पिघला हुआ पत्थर था, विशाल ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे, आसमान धुएं और जहरीली गैसों से भरा हुआ था। किसी भी जीव के लिए यहाँ जीना नामुमकिन था। इसी दौरान एक और विशाल घटना हुई। साइंटिस्ट्स के मुताबिक मार्स के साइज का एक प्लैनेट जिसे थाया नाम दिया गया है, धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती का बहुत सारा हिस्सा स्पेस में बिखर गया। करोड़ों सालों में वही बिखरा हुआ मटेरियल दोबारा जुड़कर हमारे चांद में बदल गया। आज भी चांद हर रात हमारे आसमान में चमकता है, लेकिन उसकी कहानी धरती की सबसे विनाशकारी टक्कर से शुरू हुई थी। समय बीतता गया, धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, पानी जमा होने लगा, पहले समुंदर बने, फिर करोड़ों सालों तक चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बाद इन्हीं समुंदरों में पहली बार जीवन की सबसे छोटी शुरुआत हुई। एक बहुत ही साधारण जीव, न आंखें, न हाथ, न दिमाग, लेकिन इसी छोटी सी शुरुआत ने आगे चलकर पूरी जिंदगी की कहानी लिख दी। करोड़ों सालों में ये जीव बदलते गए, नए रूप लेते गए। मछलियां आईं, पेड़ पौधे आए, डायनासोर्स आए, उनका अंत हुआ और फिर मैमल्स का युग शुरू हुआ। आखिरकार लगभग 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, इंसान। अगर यूनिवर्स की पूरी 13.8 बिलियन साल की कहानी को एक साल के कैलेंडर में बदल दिया जाए तो इंसान सिर्फ आखिरी कुछ मिनटों में आता है, और अगर उसी कैलेंडर में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखा जाए तो वो सिर्फ कुछ सेकंड के बराबर होगी। इसका मतलब है कि यूनिवर्स की कहानी में हमारा पूरा इतिहास सिर्फ एक पल जैसा है। फिर भी इसी छोटे से पल में हमने स्टार्स गिन लिए, गैलेक्सीज की तस्वीरें खींच लीं, दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेसक्राफ्ट भेज दिए और बिग बैंग के सबूत तक खोज निकाले। लेकिन आज भी सबसे बड़े सवाल वही हैं, यूनिवर्स कितना बड़ा है, क्या हम इसमें अकेले हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आखिर क्या है, और क्या एक दिन इस यूनिवर्स का भी अंत होगा। साइंस हर साल नए जवाब खोज रही है, लेकिन जितने जवाब मिलते हैं उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि यूनिवर्स हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता है।
क्योंकि जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। आपके शरीर का हर एटम कभी ना कभी किसी स्टार के अंदर बना था। इसका मतलब हम सिर्फ यूनिवर्स को देख नहीं रहे, हम खुद यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं जो आज खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको यूनिवर्स के ऐसे ही रहस्यमयी सफर पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम ब्लैक होल के उस रहस्य को समझेंगे जहां जाकर रोशनी भी वापस नहीं लौट पाती।